Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देखने वाले हैं। तो हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों एनसीईआरटी अच्छे से हम आज के जो लेक्चर में है करते जाएंगे। तो हम पहली लाइन देखते हैं एनसीईआरटी की, जो हमारा पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे रखा है, उसमें एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो बच्चे एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए जितने भी एनिमल्स हैं, हमें पता है कि वो सब क्या है बच्चे, वो सब है हेट्रोट्रॉफ। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं हमें पता है बच्चे, सारे के सारे एनिमल्स आएंगे हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में। अब हमने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो मैम के, तो हमें पता चलेगा कि जो हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो खुद का फूड का जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, वो नहीं कर पाएंगे। वेराज तो दूसरे टाइप के हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, जिनको हम ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो दूसरे टाइप के हमारे कौन से हो गए? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स। और बच्चे जो ऑटोट्रॉफ हैं वो खुद का फूड खुद बनाएंगे। तो ये अपना खुद का फूड खुद बनाएंगे। बच्चे जो ऑटोट्रॉफ हैं, इनमें ऐसा क्या खास है कि ये खाना खुद बना पा रहे हैं? तो बच्चे जो खास प्रोसेस होता है इनमें, उसी स्पेशल प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो हम आज पूरा फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे, जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस इकलौता प्रोसीजर नहीं है जो ऑटोट्रॉफ जिनकी मदद लेते हो, कीमो सिंथेसिस वाला प्रोसेस भी होता है, जिसमें केमिकल की हेल्प से एनर्जी आती है ताकि फूड का प्रोडक्शन हो सके। और जैसे फोटो साउंड कर रहा है, फोटो वर्ड का मीनिंग होता है बच्चे लाइट। तो यहाँ पे जो लाइट है वो एनर्जी सोर्स होगा। तो हम एक टाइप का ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं बच्चे। दूसरा कीमोसिंथेसिस भी होता है, बट एक टाइप हो गया फोटोसिंथेसिस, जो मेनली परफॉर्म होता है, जिससे मेजरली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड मिलता है। अब उन सबको कैसे फूड मिला मैम? फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ कुछ कर रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ ग्रीन एल्गे, कुछ ग्रीन प्रोटिस्ट, कुछ ग्रीन मोनेरा वाले ऑर्गेनिजम्स, वो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से बाकियों को फूड कैसे मिल रहा है? तो बच्चे जो ये प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, हमें पता है वो कुछ फूड का प्रोडक्शन करेंगे, और यही फूड कंज्यूम करेंगे हेट्रोट्रॉफ। हमें पता है बच्चे, हम क्या खाएंगे? हम राइस वगैरह खाएंगे, तो हमें फूड जो है, वो जो न्यूट्रिशन है, वो हमको इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिल रहा है, जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके बनाया हुआ था, ये हमें मिल रहा है डायरेक्टली। वेयर अगर कोई लेट्स से शेर वगैरह हो गया, वो खा रहा है किसी और ऑर्गेनिज्म को जिसने प्लांट वाला फूड खाया था, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? अगर हम एक दूसरा स्लाइड में देखें बच्चे, तो लेट्स से कि हमारे पास सबसे पहले है एक प्लांट। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट, उस प्लांट को खाया एक छोटे से हर्बीवोर ने इसको खा लिया, और इस हर्बीवोर को बच्चे फर्दर खा लिया एक ओमनीवोर या फिर एक कार्निवोर ने। तो यहाँ पे एक कार्निवोर वगैरह ने हमारे इस छोटे से हर्बीवोर को खा लिया। बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे जो फूड इस प्लांट ने प्रोड्यूस किया था, वही ये कार्निवोर अल्टीमेटली खाएगा ना। यहाँ से न्यूट्रिशन हर्बीवोर को मिला, फिर कार्निवोर को मिला, इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिला। और प्लांट कहाँ से ला रहा है सारा एनर्जी? प्लांट सारा एनर्जी ला रहा है सन से। तो सन पूरे के पूरे इन तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। बहुत ज्यादा रोल होगा किसका? सनलाइट का, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बच्चे, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं हमारे एनसीईआरटी पे। तो हमने देखा है कि प्लांट्स को खुद उनका खाना कहाँ से मिलता है, तो हमने अभी देखा कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया होता है। तो बच्चे वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे हैव टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो उनको मिलता है। और बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स खुद की नीड्स के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ये चीज तो हमको क्लियर हो गई है। हमारे इस पूरा का पूरा हमने यहाँ पर चार्ट बना के हर्बीवोर्स का, कार्निवोर्स का और हमारे प्लांट्स का जो हमने देखा, वो आई होप हमको समझ में आ गया हो। और फूड हमको क्या है? प्लांट को कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की मदद से मिलता है। तो इस फोटोसिंथेसिस के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बच्चे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं, जो खुद का खाना खुद बनाए,
अल्टीमेटली वही ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे और उसी की बात यहाँ पर चल रही है। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। हाँ जी, प्लांट्स में मिलता है, और यहाँ पर हमने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, बट कुछ प्रोटिस्ट जो कुछ ग्रीन वाले, जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया देखा, वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ मोनेरा वाले, कुछ प्रोटिस्ट, मोनेरा में क्या आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गे आ गए, कुछ प्रोटिस्ट, क्लेमाइडोमोनास वगैरह। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि प्लांट्स में मिलता है, क्योंकि मेजरली प्लांट्स में मिलता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो कि हमने देखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में मिलता है और बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स उस पर डिपेंड करते हैं, किस पे, ग्रीन प्लांट्स पे, खुद के फूड के लिए। और हम उनको क्या बोलेंगे बच्चे, वो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी बता दिया गया, वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद के न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करेंगे। ओके बच्चे, जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, और फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब इसमें जो केमिकल्स का रोल होता है वो तो हम एक एक करके देखेंगे ही। और ये इसमें क्या होता है, उसमें लाइट एनर्जी से सिंथेसिस कराते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, और हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये चीज समझी हुई है कि आखिरकार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्पेशली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो अगर हम एक टिपिकल रिएक्शन देखें, किसका बच्चे, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो हम देखते हैं कि हम जो प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं, वो CO2 लेते हैं बच्चे। हाँ जी, वो CO2 लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं, प्लस वो H2O लेते हैं। ठीक है मैम, उन्होंने क्या लिया, एटमॉस्फेयर से CO2 और वाटर लिया, अपने रूट से एब्जॉर्ब किया, और क्या आया उनके पास, आया लाइट। हाँ जी, लाइट आ गई। लाइट से क्या उन्होंने क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और उनको है उनके पास खुद का क्लोरोफिल वगैरह, तो उनके पिगमेंट्स हैं ये खुद जो कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा क्या मिल गया उनको मिल गया C6H12O6 प्लस कुछ ऑक्सीजन। ओके बच्चे, 6 उनको O2 मिल गया। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स, ये CO2 भी, तो बच्चे ये कितना CO2 था, अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें इसकी, तो यहाँ पर 6 CO2 होता है, 6 H2O होता है, उससे एक ग्लूकोज हमको मिल रहा है C6H12O6, और 6 O2 भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे कि हमारा जो ये 6 CO2 है और जो 6 H2O है, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इससे अल्टीमेटली हमको एक C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज मिल रहा है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बच्चे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहे हैं। यही अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन देख ली है फोटोसिंथेसिस की, कि एक तो वो फूड बना रहा होगा खुद का, तो वहां पे लाइट एनर्जी की मदद से, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा फोटोसिंथेटिक प्लांट वगैरह। और दूसरा हमने देख लिया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट जब हो रहा होगा, तो वो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और अगर जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो लाइट एनर्जी हुई, तो वो स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ओके बच्चे, बैक टू आवर एनसीईआरटी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब एनसीईआरटी हमको क्या कहती है बच्चे, अब अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि जो सारे के सारे लिविंग फॉर्म्स हैं बच्चे, अल्टीमेटली सारे के सारे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ पे, वो क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगे सनलाइट पे। तो हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ पर, इस वाले चार्ट में, एक सेकेंड बच्चे, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारा प्लांट हुआ, उसने खाया एक हर्बीवोर को, एक प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, और हर्बीवोर को खा लिया कार्निवोर ने। बट अल्टीमेटली जो एनर्जी सारी है वो तो यहाँ से सन से ही आई ना। तो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल थ्री ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर हो। तो हमको पता चल गया है कि अल्टीमेटली तो सन से ही सारी एनर्जी मिलनी है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ में है उन सबको। तो द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स is doing photosynthesis is the basis of earth on life on earth। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते बच्चे, तो इमेजिन ना ही उस डियर को खाना मिलता, ना ही उस लायन को खाना मिलता। फिर तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली सिर्फ फोटोसिंथेसिस की मदद से ही खाना मिल रहा है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब दो रीजन दिए हुए हैं, तो ये रीजन आपको
रीजन असर्शन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो ध्यान से इस वाले पार्ट को आप देखना कि दो रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से ही सारा का सारा फूड बनता है, किससे? फोटोसिंथेसिस की मदद से। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी। तो जितनी इंपॉर्टेंस हम फूड को दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें ऑक्सीजन को भी देनी होगी। अब ये कौन से ऑक्सीजन की बात चल रही है मैम? यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, जो इग्नोरेबल नहीं है, ये 6 है बच्चे। तो ये जो 6 O2 जो निकला था, 6 ऑक्सीजन निकल रहे हैं जो एक फोटोसिंथेटिक इस वाले रिएक्शन से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 रिलीज करते हैं ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हुए, हमें पता है कि एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं और O2 को इनहेल करते हैं। तो जो उल्टा काम, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2 जो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज किया, और ऑर्गेनिजम्स के इनहेलेशन के लिए फर्दर ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा, वो भी यही प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ सारे के सारे अल्टीमेटली जितना भी फूड अवेलेबल, जितना भी न्यूट्रिशन हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन लेंगे उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है, उसके लिए भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। कमिंग बैक टू आवर एनसीईआरटी, तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो भी अल्टीमेटली उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर है हमारा वो किस पे फोकस करेगा? फोटोसिंथेटिक मशीनरी पे फोकस करेगा। ओके, तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अगला पैराग्राफ बच्चे हम देखते हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं इसमें। तो हम जितना भी हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं कि हमें पता कैसे चला है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वही सारा फूड बना रहा है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, एंटायर केमिकल रिएक्शन हमने अभी अभी देखा, हमें कैसे पता चला कि ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने समझा था बच्चे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन द पास्ट काफी सारे साइंटिस्ट ने, और हमने भी अर्लियर क्लासेस में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए होंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है जो हम एक एक करके देखते हैं। तो हमने देखा है कि कैसे फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में हमें कितना पता है। अभी तो सारे हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। तो कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले, दैट इज अर्लियर क्लासेस में, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जो हमने कर लिए होंगे, तो वो है एक तो कि हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है, जो प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट है, और जो लाइट है और जो CO2 है, वो रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे हुए हैं इन द प्रीवियस क्लास, और अभी भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। उसके अलावा हम पहले एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो हम उसमें क्या कर रहे थे? स्टार्च के फॉर्मेशन। अब स्टार्च के फॉर्मेशन क्या है मैम? स्टार्च क्या आ गया नया? तो हमने यहाँ पर बच्चे जो देखा था कि जो ग्लूकोज बनाया था हमने, ये ग्लूकोज अल्टीमेटली इसी फॉर्म में नहीं रहता प्लांट में, ये दूसरे फॉर्म्स में जाकर कन्वर्ट होकर स्टोर होता है प्लांट में। जैसे स्टोरेज करते हैं ना, हमें हमारे घर पे बहुत सारा खाना आ जाता है, उसको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, उसी तरह ये प्लांट इसको ऐसे के ऐसे नहीं रख सकता है ग्लूकोज की तरह, इसको ये स्टोर करेगा किसी और दूसरे कंपोनेंट में बनाकर, और वो बच्चे कंपोनेंट होता है स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है प्लांट्स में। तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ही यूटिलाइज होगा, बट क्या होगा? जो स्टार्च है वो स्टोर्ड फॉर्म होगा। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होगी खाने की और उसको बाद के लिए सेव करना होगा, तो वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो अगर हमें चेक करना हो किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, तो हम एक बहुत ज्यादा इजी जो कि स्टार्च टेस्ट होता है उससे कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर स्टार्च फॉर्मेशन किसमें, हमने 2 लीव्स में चेक किया, या तो एक वेरिएटेड लीफ या फिर एक लीफ जो कि, एक सेकंड बच्चे, या तो एक वेरिएटेड लीफ या फिर एक लीफ जो कि पार्शियली कवर्ड है किससे? एक ब्लैक पेपर से। तो अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखें तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे बच्चे।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है आखिरकार, हमारे पास बच्चे यहाँ पर है एक लीफ, और उस लीफ को ब्लैक पेपर, यहाँ पे हमने व्हाइट दिखाया है क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड है, बट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एक्सपेरिमेंट में बोला एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया ताकि बिल्कुल भी लाइट पास ना हो पाए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी, ये जो लीफ है इसको आधा पार्ट को कवर कर दिया है। तो यहाँ पे जो कवर कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होगी, देयर वुड बी नो लाइट, तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगी। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे कोई लाइट नहीं है बच्चे, तो हमें पता है लाइट जो एनर्जी देता है उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर लाइट नहीं हुई तो कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम अगर अलग टेंसेस को लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर एक सेकेंड बच्चे, तो यहाँ पर कोई ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, और यहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट है बच्चे वो भी क्या आएगा, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कोई भी स्टार्च का प्रेजेंस नहीं होगा, कौन से पार्ट में, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में जिसको हमने कवर करके रखा है, ये वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ गया। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जो पार्ट जो अनकवर्ड है, जिसपे कोई भी ब्लैक पेपर नहीं है, अगर यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्च का टेस्ट किया, तो क्या वो पॉजिटिव आएगा क्या या फिर नेगेटिव आएगा। तो अगर ये हम चीज देखें एक एक करके, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर अगर जो एक्सपोज वाला पार्ट है यहाँ पर टेस्ट करें तो क्या होगा। तो बच्चे क्या यहाँ पर लाइट अवेलेबल हो पाएगा इस प्लांट को, इस लीफ को, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लीफ को, हाँ जी, तो यहाँ पे लाइट भी पहुंच पाएगी। तो अगर यहाँ पे लाइट पहुंचेगी तो बच्चे मुझे बताइए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं। तो हाँ जी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो गया। तो अब अगर फोटोसिंथेसिस हो गया तो यहाँ पर ग्लूकोज भी बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ग्लूकोज भी बन गया, और अगर ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज स्टार्च में भी कन्वर्ट हो पाएगा, और जो स्टार्च टेस्ट अगर हमने किया, स्टार्च टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट का बात किया हुआ है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में। तो अगर हम एक एक करके देखें कि जब हमने टेस्ट किया इस लीफ पे, जहां पे उसको आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, तो हमने देखा कि देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंस कहां पे हुआ, जहां पर पत्ता कवर नहीं था, और वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ था। किस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स पे। अब ग्रीन पार्ट्स की बात यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बच्चे वेरीगेटेड लीफ की भी बात की गई है। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, वेरीगेटेड लीफ ऐसा कुछ होता है, अगर ये वाला पत्ता है, यहाँ पर कुछ ग्रीन पार्ट्स हैं और कुछ रेड येलो कलर के धब्बे भी हो सकते हैं, कुछ येलो कलर के स्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो हमें पता है अगर ये येलो स्पॉट्स हैं, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरोफिल का एब्सेंस होगा, तो यहाँ पर कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए तो ये येलो है। अगर क्लोरोफिल होता तो वो ग्रीन होता। तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का एब्सेंस होगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। हाँ जी, ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, और स्टार्च टेस्ट भी यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने चीज देख ली कि लाइट की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना लाइट भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस पार्ट में जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और उसी वजह से वहां पर स्टार्च या फिर ग्लूकोज का भी एब्सेंस होगा। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि हमने देखा है अगर एक लीफ को किस में डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और उसके बाद क्या करा, वहां पर कुछ KOH सॉक्ड कॉटन डाल दिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लीफ को एनक्लोज कर दिया, और यहाँ पर हमने कुछ से कवरिंग्स लगा दी ताकि जो लीफ है जहाँ पे एंटर है वही पार्ट बचे, बाकी कोई भी पूरा पार्ट कवर हो जाए। बेसिकली एयर टाइट कर दिया हमने इस कंटेनर को, और ये जो कॉटन है, यहाँ पे जो कॉटन डाल दिया है वो किस में सोक किया है, वो KOH में सोक किया है बच्चे। एक सेकेंड, उसको किस में सोक कर दिया, वो उसको KOH में सोक कर दिया है। अब KOH का क्या यहाँ पे रोल होगा कि सारे के सारे जितना भी CO2 होगा इस टेस्ट ट्यूब में, इस वाले पार्ट में बचा हुआ, उसको क्या कर लेगा, सोक कर लेगा। ये CO2 को सोक कर लेगा, तो यहाँ पर कोई भी अब CO2 नहीं बचेगा। देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ CO2 इन दिस एनवायरमेंट। अब यहाँ पे CO2 नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसको लाइट में भी रख दिया। अब लाइट में रख दिया, इसको लाइट भी मिल रहा है क्योंकि क्लियर टेस्ट ट्यूब था, तो ऊपर वाले पार्ट को भी लाइट मिल रहा है, नीचे वाले पार्ट को भी लाइट मिल रहा है। बट क्योंकि यहाँ पर ये जो CO2 है इस एनवायरनमेंट से सारा सोक कर लिया गया है इस KOH वाले कॉटन ने, तो उस वजह से क्या होगा बच्चे, उस वजह से ये दिक्कत आएगी हमें कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हमें पता है जितना इंपॉर्टेंट लाइट है, जितना इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है, उतना ही इंपॉर्टेंट CO2 भी है। CO2 तो एक रिएक्टेंट भी है ना बच्चे, तो CO2 की एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और उस वजह से भी ये जो इस वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर स्टार्च टेस्ट करें या फिर कोई भी टेस्ट करें फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, वो टेस्ट भी नेगेटिव आ जाएगा सिर्फ नीचे वाले पार्ट में। Whereas अगर कंडीशन इस ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बच्चे CO2 भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये तो खुले एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगा। और अगर स्टार्च टेस्ट करें तो वो स्टार्च टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया बच्चे? ये एक्सपेरिमेंट हो गया टू चेक द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम NCERT देखें वापस से कि KOH ने सारा का सारा CO2 एब्सॉर्ब कर लिया, हाँ जी, जो बचा हुआ अदर हाफ है वो तो एक्सपोज है एयर से, हाँ जी, वो बाहर एक्सपोज है, वो तो टेस्ट ट्यूब में है ही नहीं। तो इस सेटअप को अगर हमने लाइट में भी रख दिया कुछ टाइम के लिए और फिर हमने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए इसको टेस्ट किया, तब भी क्या हुआ बच्चे? तब भी हमको कोई भी स्टार्च नहीं मिला नीचे वाले पार्ट में जो टेस्ट ट्यूब में डिप किया था हमने। तो दो पार्ट ऑफ लीफ में हमने देखा कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें तो पॉजिटिव आ गया, जो CO2 से एक्सपोज्ड एरिया था वहां तो आ गया पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, बट जो दूसरा पोर्शन था इस टेस्ट ट्यूब का, उसने क्या किया? उसने बच्चे टेस्ट ट्यूब उसका टेस्ट नेगेटिव आया, इट टेस्टेड नेगेटिव, वहां पे कोई भी स्टार्च नहीं बना क्योंकि वहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। तो इसने क्या दिखाया हमें? जो CO2 है बच्चे वो रिक्वायर्ड होती है, वो असेंशियल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्या? कि वहां पर CO2 हो, वहां पे लाइट हो और वहां पे क्लोरोफिल हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वापस से देखे, अब उनकी बात कर लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग ईयर में इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जोसेफ प्रिस्ली। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे। कौन से ईयर में? 1733 टू 1804 में उन्होंने बेसिकली ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग और ही वाज एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। तो अगर हम बात करें 1770 में स्पेसिफिकली इस वाले एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो उन्होंने किया। अब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसने सबसे पहले रोल ऑफ एयर को दिखाया फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब हमें पता है ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेगा ना, और अगर एक प्लांट को ग्रो करना है तो उसको भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको फोटोसिंथेसिस करना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की ही बात चल रही है कि एयर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। तो प्रिस्ली ने क्या किया बच्चे? उन्होंने ऑल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कवर भी किया था ऑक्सीजन को 1774 में। तो उनके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स मेंशन कर दिए हैं सिर्फ इतने छोटे से पैराग्राफ में। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक बेल जार लिया बच्चे और उसमें क्या किया? उसमें एक माउस को रख दिया, हाँ जी, और दूसरे एक कैंडल भी रख दी, एक लाइट अप बर्निंग कैंडल यहाँ पे इन्होंने रख दी। तो दो चीजें रख दी, एक माउस रख दिया और एक कैंडल रख दी, और जल्दी ही क्या हुआ? इसको इस स्पेस को, दैट इज जो बेल जार है, उसको कंप्लीटली क्लोज भी कर दिया। तो जल्दी ही क्या हुआ कि जो बर्निंग कैंडल थी वो तो बुझ गई और जो माउस था वो जल्दी ही सफोकेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा प्यार से छोटे छोटे डायग्राम्स बना के देखें तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पर एक बेल जार लिया है, हाँ जी, यहाँ पे एक बेल जार लिया है। इस बेल जार में क्या डाला है? इस बेल जार में हमने डाल दी है सबसे पहले कैंडल, सबसे पहले एक कैंडल डाल दी है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक कैंडल और यहाँ पे एक माउस। आई होप माउस ऐसा ही दिखता होगा, ये वाला माउस है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक माउस ले लिया है और यहाँ पर एक लाइट अप कैंडल ले ली है। ये कैंडल जल रही थी बट ये स्पेस पूरा का पूरा क्लोज है। तो थोड़े टाइम में क्या होता है बच्चे? थोड़े टाइम में हम देखते हैं कि सेम बेल जार में थोड़ी देर में हमको मिलता है कि जो ये कैंडल है ये तो बुझ गई है, ये कैंडल तो बुझी पड़ी है, और जो माउस था ये माउस भी मर गया है, ये माउस भी जिंदा नहीं बचा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चे कि जो माउस है वो तो सफोकेट हो गया, और इस कैंडल जो लिटअप कैंडल था इसको रिक्वायरमेंट था जिस एयर का लिटअप रहने के लिए, वो एयर भी खत्म हो गई है, और इस माउस को जिंदा रहने के लिए जिस एयर की रिक्वायरमेंट थी वो भी खत्म हो गई है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले इससे और दूसरा कंडीशन क्रिएट किया। अब दूसरा कंडीशन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरे कंडीशन में एक और बेल जार लिया और उसमें वापस से एक कैंडल लाइट अप करके रख दी, और एक और जिंदा माउस दोबारा जिंदा एक माउस लिया और उसको रख दिया, और यहाँ पे जो कैंडल है वो लिट अप है।
अब मैम ये तो सेम हो गया, सेम नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट क्या किया है, इन्होंने एक मिंट प्लांट ले लिया बच्चे, तो यहाँ पे इन्होंने साथ में एक मिंट प्लांट भी रख दिया इस सारी सिचुएशन में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर इसने इसको उन्होंने जब थोड़ी देर बाद देखा तो सिचुएशन इस केस में सेम टू सेम रही, ना यहाँ पे जो माउस है वो मरा, ना यहाँ पे जो कैंडल है वो बुझी, और प्लांट तो वैसा का वैसा रहा ही। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाली, और एक्चुअली में बच्चों अगर आप खुद लॉजिक निकालने की कोशिश करो तो एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर बच्चे ये हो रहा है कि जो कैंडल है इसको लिट अप रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको लिट अप रहने के लिए बच्चे रिक्वायरमेंट है CO2 सॉरी O2 की। हमें पता है जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली O2 दैट इज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर जो प्लांट है वो सॉरी जो माउस है जो रेस्पिरेशन करेगा, जो ब्रीथ करेगा कॉन्स्टेंटली, इसको भी कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और धीरे धीरे ये बेल जार है इसमें से सारा ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर लेंगे, और सारा ऑक्सीजन इन्होंने खत्म कर दिया है जब इस एनवायरमेंट में, तो ये मोमबत्ती जो थी वो तो बुझ गई, और ये जो माउस था ये मर गया बिकॉज ऑफ सफोकेशन, उसको इनफ ऑक्सीजन मिला ब्रीथ करने के लिए। वेरस जब उन्होंने एक प्लांट रख दिया, वो प्लांट क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इस एनवायरमेंट से CO2 को निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है खुद, वेरस O2 को रिलीज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस एनवायरमेंट में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कांस्टेंट फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है ये प्लांट, ताकि ये मोमबत्ती जली रहे और ये जो माउस है वो जिंदा रहे, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो बच्चे, ये था हमारा प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें उन्होंने क्या कंक्लूड किया, एक बर्निंग कैंडल और एक जो एनिमल जो उन्होंने बेल जार में रखा था वो समहाउ क्या कर रहे हैं, वो ब्रीथ कर रहे हैं उस एयर में, वो समहाउ डैमेज कर रहे हैं उस एयर को, तो वो कुछ ऐसा रिलीज कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में जो एयर क्वालिटी को ड्रॉप कर रहा है। वेरएज अगर उन्होंने प्लांट रख दिया, कौन सा प्लांट, एक मिंट का प्लांट रख दिया, तो वो क्या कर रहा है, उन्होंने देखा कि माउस भी जिंदा रहा और जो कैंडल था वो भी जलता रहा, इट ऑल्सो कंटिन्यूड टू बर्न। तो प्रिस्टली ने जो हाइपोथेसिस दिया वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो प्लांट है वो रिस्टोर कर रहा है एयर क्वालिटी को, जिसको ये जो बर्निंग कैंडल है और जो ये माउस जो ब्रीथ कर रहा था वो ड्रॉप कर रहा था, जिस फैक्टर को रिलीज कर करके हमें पता है वो फैक्टर क्या है, वो CO2 है। जो CO2 को रिलीज कर करके, जिस फैक्टर को रिलीज कर करके ये दोनों एयर की क्वालिटी ड्रॉप कर रहे थे, उस क्वालिटी को रिस्टोर करता है कौन, ये प्लांट। तो इस वजह से क्या होते हैं, इस वजह से जो माउस था वो जिंदा रह गया और जो कैंडल था वो जलता रह गया। आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्टली का था आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो बच्चे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम बात करते हैं कि ऐसा ही सेम सेटअप है, सिमिलर सेटअप जैसा प्रिस्टली ने यूज किया, एक और हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो हैं हमारे यान इग्नहाउस, तो हमारी जो यान इग्नहाउस है बच्चे, इन्होंने भी सिमिलर सेटअप यूज किया और सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करके। अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारे जो साइंटिस्ट थे ये ईयर 1730 टू 1799 एक्टिव थे, तो हाँ जी ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पहले एक तो डार्क में, तो उन्होंने वंस इन द डार्क एंड देन एक बार सनलाइट में रखा सिमिलर एग्जैक्टली सेम सेटअप को, और उन्होंने दिखाया कि जो प्रोसेस है जहां पर माउस जिंदा और जो कैंडल लिटअप है वो प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो पा रही है। तो इससे उन्होंने जो सनलाइट की इंपॉर्टेंस है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो दिखाई फॉर द प्लांट। जो प्लांट प्रोसेस, यहाँ पे जो प्लांट प्रोसेस लिखा है उस प्लांट प्रोसेस का नाम बच्चे फोटोसिंथेसिस है, और उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाई इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, इन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट दिखाई टू फोटोसिंथेसिस इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की मदद से। इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को एक बार अंधेरे में और एक बार पूरी लाइट में रखकर, ओके बच्चे। अब वो बोलते हैं कि फिर उन्होंने किसी तरह देखा कि जो एयर प्योरीफाई थी, द एयर प्योरीफाइज द एयर दैट वाज फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल एंड द ब्रीदिंग एनिमल। तो एनिमल ब्रीद करके और जो कैंडल बर्न कर करके जो एयर को फाउल्ड कर रहा है, एयर का क्वालिटी खराब कर रहा है, वो रिस्टोर हो पा रहा है प्लांट की मदद से। हाँ जी ठीक है, बट वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में हो रहा है, कब, लाइट की प्रेजेंस में ही। तो उन्होंने लाइट की इंपॉर्टेंस दिखा दी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। उसके अलावा जो हमारे इन हाउस हैं उन्होंने बोला कि ये उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने बच्चे क्या लिया, एक्वेटिक प्लांट्स लिए, और एक्वेटिक प्लांट्स में क्या हुआ बच्चे, जब अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स को लेते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बच्चे जो
अंडर वाटर वगैरह उगते हैं। हाँ जी ठीक है, अंडर वाटर उग रहे हैं। अब उसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने रख दिया है। और एक सेकेंड बच्चे, और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये ऑब्वियसली अंडर वाटर है, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी है इस एनवायरनमेंट में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, और इस पानी में जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो बच्चे क्या हुआ, कुछ एयर बबल्स रिलीज हुए। और ये हमें पता है कि ये एयर बबल्स किसके होंगे, ये एयर बबल्स होंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि ये प्लांट कॉन्स्टेंटली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसको कर करके CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन एयर के यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं। तो जब उन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स को अंडर वाटर एक्सपेरिमेंट किया तो ब्राइट सनलाइट में, अंधेरे में नहीं, ब्राइट सनलाइट वाली कंडीशन में छोटे छोटे स्मॉल बबल्स निकले अराउंड द ग्रीन प्लांट, बल्कि अंधेरे में वो ऐसा सेम नहीं हुआ, अंधेरे में ऐसे छोटे छोटे बबल्स नहीं निकल पाए बच्चे। तो उन्होंने लेटर इन बबल्स को आइडेंटिफाई किया टू बी ऑक्सीजन। उन्होंने लेटर ये निकाला कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एयर है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होती है बच्चे। और उन्होंने ये भी दिखाया कि जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वही सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज कर पाएगा, ओनली दैट पार्ट वुड रिलीज ऑक्सीजन। तो अगर हम हमारा लॉजिक यूज करें बच्चे तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट है उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, असेंशियल है, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हमको ऑक्सीजन रिलीज करवाना है तो क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी जरूरी है, और उसके लिए प्लांट का ग्रीन होना जरूरी है। तो जो पार्ट्स प्लांट के ग्रीन नहीं होंगे, जैसे ब्राउन कलर के स्टेम वगैरह, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे। हायर प्लांट्स में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं एक और एक्सपेरिमेंट आया जूलियस वॉन शैश का। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया 1854 में। तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज दिखाया इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो यहाँ पर 1854 में जूलियस साहब ने पता लगा लिया था कि जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को वो प्रोडक्ट, वो केमिकल कंपोनेंट होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का डिस्कवरी होता हुआ हमको दिख रहा है बच्चे। तो इसी मदद से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, क्योंकि यही है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। उसके अलावा देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो यूजुअली स्टोर होता है एज स्टार्च। तो जैसे कि हमने देखा था, ग्लूकोज को ऐसे की ऐसे प्लांट नहीं रखता रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है, जो खाना वो बना चुका है उसको, तो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो जो प्लांट का फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाएगा, दैट इज स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या देखा उन्होंने बच्चे, उन्होंने ये भी देखा कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट्स का, वो जिसे हम अब क्लोरोफिल बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है। वो कहाँ पर होगा, वो कुछ स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होगा। तो अब उन्होंने तो ग्रीन पिगमेंट और स्पेशल बॉडीज बोल दिया, बट हमें पता है बच्चे कि जो ग्रीन पिगमेंट है ये तो हो गया क्लोरोफिल, और जो स्पेशल बॉडीज की बात हो रही है, ये स्पेशल बॉडीज हो गई क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, स्पेशल बॉडीज है क्लोरोप्लास्ट। तो अभी ये बात हमको पता चल गई है। तो यहाँ पर आ गए क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट में हमारा जो ग्रीन पिगमेंट स्टोर्ड है वो है बच्चे क्लोरोफिल। तो ये सब जो डिस्कवरीज थी जूलियस वॉन शैश ने की थी। उसके अलावा ये इन्होंने क्या बोला कि ये सब प्लांट सेल्स में होती हैं। उन्होंने लेटर ये भी देखा कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जहां पर ग्लूकोज बनता है, वहां पे ग्लूकोज क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। वो यूजुअली क्या होगा कि वो ग्लूकोज होगा, एंड जो ग्लूकोज है वो बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो ग्रीन पार्ट्स है, जैसे कि पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने कंक्लूड किया था, जो ग्रीन प्लांट्स हैं बस वहीं पे एक तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो वहीं पे सिर्फ जो है ग्लूकोज उसका फॉर्मेशन होगा, और वहीं पे जो ग्लूकोज बना है उसका जो स्टार्च का एज स्टोरेज मटेरियल जो स्टार्च यूज होगा, तो वो ग्लूकोज ऐसे की ऐसे स्टोर नहीं होता, उसको पहले स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं बच्चे। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो TW ईगलमैन ने किया था। अब इसमें क्या हुआ था बच्चे, उन्होंने एक प्रिज्म की मदद से लाइट को स्प्लिट किया। तो अगर हम इसको भी एक डायग्राम के फॉर्म में देखें तो हमें पता है बच्चे एक प्रिज्म होता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रिज्म लिया गया है
और प्रिज्म में हम जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो यहाँ पर व्हाइट लाइट डाली, बेसिकली इसको सनलाइट में रख दिया, बट ये जो व्हाइट लाइट है ये वेब की ओर में ये क्या होगा बच्चे, ये वेब की ओर में स्प्लिट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ ये स्प्लिट हो जाएगी अगर हम इसको धीरे धीरे करें तो। ओके बच्चे, ऐसे कुछ हो जाएगा इसके साथ। तो आगे ग्रीन आता है, हाँ जी ग्रीन आता है, वेब की ओर, येलो आया, ऑरेंज आया एंड रेड आ गया, हाँ जी। तो ऐसे ये वेब की ओर में स्प्लिट हो जाएगा हमारा प्रिज्म की मदद से। तो उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया। उसके अलावा क्या किया उन्होंने, उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक सस्पेंशन लिया बहुत सारा, बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब में क्लेमाइडोमोनास उगाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन एल्गा उन्होंने उगाने का कोशिश किया बच्चे, उन्होंने ग्रीन एल्गा का सस्पेंशन लिया। उसके अलावा इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज डाल दिए इस एनवायरनमेंट में। तो ये जो व्हाइट कलर वाले हैं ये एरोबिक बैक्टीरियाज डाल दिए। तो उन्होंने क्या इससे कंक्लूजन निकाला बच्चे कि जो रेड वाला एरिया है, जो रेड वाला एरिया है तो यहाँ पर, और जो ब्लू वाला एरिया है यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज भर जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इन्हीं एरियाज में हो रहा है, इन्हीं लाइट की वेवलेंथ में हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हो रहा है। उस वजह से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पर। उस वजह से जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको तो मजे आ रहे हैं ना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। तो सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया इसी वाले एरिया में उगेंगे, कौन से, जहां पर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। तो अगर हम इसको देखें बच्चे तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ग्रीन एल्गा लिया, कौन सा, क्लेडोफोरा। तो उन्होंने क्लेडोमोनास नहीं क्लेडोफोरा लिया बच्चे, और क्लेडोफोरा को क्या किया, एक सस्पेंशन में ग्रो किया विद एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इसमें क्लेडोफोरा भी है और एक एरोबिक बैक्टीरिया भी है। तो क्लेडोफोरा किस लिए लिया, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस चल रहा है वहां पर पूरे एरिया में, और एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया ताकि हम पहचान पाए कि कौन से एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ताकि हमको इनडायरेक्टली पता चले कि कौन से एरिया में ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो पा रहा है। जो बैक्टीरिया है वो डिटेक्ट करेगी द साइट्स ऑफ O2 एवोल्यूशन। तो जितना भी O2 निकल रहा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है जितना, वो सारा का सारा एक्यूमुलेट कर रहा है इन द ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो जो ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम का स्प्लिट हुआ था, तो जहां पे ब्लू एंड रेड कलर का लाइट गिर रहा था वहां पर ही ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया उग रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस का, उसको डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ बच्चे, कौन सी वेवलेंथ में ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हम फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो हमें क्या पता चला, ब्लू एंड रेड वाला रीजन है, ब्लू एंड रेड लाइट का जो वेवलेंथ वाला एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या रीजन है उसके पीछे, बट हमें पता चल गया है कि वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल ए एंड बी का, जिसको हम बाद में बात करेंगे, उससे काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। तो अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रा देखें क्लोरोफिल का, तो यहाँ पर है एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पर अगर पीक हुआ और यहाँ पर अगर पीक हुआ, यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट है, और यहाँ पर क्या है बचे, एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ का लाइट की बात चल रही है कि वेवलेंथ एक्सेस से बढ़ घट रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर एक्शन की बात चल रही है। जहां पर पीक आएगी वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पा रही होगी। और सेम चीज क्या होती है, सेम चीज होती है क्लोरोफिल ए एंड बी के साथ। जहां जहां पर ज्यादा पीक आ रही है वहां वहां पर वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रा जो क्लोरोफिल ए और बी का एक्शन स्पेक्ट्रा है उसके साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, जो हम फर्दर जो हमारा पैराग्राफ्स आएंगे उसमें डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी का आ गया टाइम, अराउंड 1940 टू 1960 वाला टाइम, उसमें हमें काफी ज्यादा जो फीचर्स हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के उसके बारे में क्लियर हो गया था। तो हमें बहुत सारे की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस का पता अच्छे से चल गया था। कौन से की फीचर्स, कि कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि लाइट,
जैसे कि क्लोरोफिल। उसके अलावा हमें पता चल गया कि रिलीज क्या हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिशन जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। तो हमें क्या यूटिलाइज हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है, वो सब हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के अराउंड पता चल गया था। तो हमें पता चल गया था कि प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। और यहाँ पर और कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होती है। तो अगर हम एक इक्वेशनल फॉर्म में, एक केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, जिसे कि हम एम्पेरिकल इक्वेशन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो एम्पेरिकल इक्वेशन अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर का, तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर का इक्वेशन देखें तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है बच्चे। तो क्या मिल रहा है हमें आखिरकार, कि हम CO2 डाल रहे हैं, हाँ जी ठीक है, H2O डाल रहे हैं, हाँ जी ठीक है वो भी, और लाइट डाल रहे हैं। ये तो तीनों रिक्वायरमेंट है ही। अब हमें मिल क्या रहा है उससे, हमें मिल रहा है CH2O। तो यहाँ पे CH2O बच्चे क्या, किस बारे में लिखा गया है, CH2O एक कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब अलग अलग कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है। और ग्लूकोज में क्या होते हैं बच्चे, 6 कार्बन वाला ये है C6H12O6। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे क्या लिखे, C के आगे 6 लगा दें तो ऑब्वियसली Hb2 से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 12 एंड O6। और उसके अलावा पूरी इक्वेशन को भी हमें ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ इक्वेशन स्पेसिफिकली जो हम बार बार फोटोसिंथेसिस के लिए पढ़ते हैं वो आ जाती है। बट एक जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला लें तो वो ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चे। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, एक सेकेंड, वो आ जाएगा कि एक कार्बन कंपाउंड, एक वाटर कंपाउंड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, हमको क्या मिलेगी, 1 कार्बन कंपाउंड वाला कार्बोहाइड्रेट प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे देगी। एक जनरल फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस हमको मिल गया है बच्चे। ये कब तक मिल गया था, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक हमको अच्छे से मिल गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि CH2O है, वो एक कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमें पता है एक ग्लूकोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है और वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला है, 6 कार्बन वाला शुगर है। हाँ जी बच्चे, तो ये बात हमको अच्छे से क्लियर हो गई है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इनोवेशन, एक माइलस्टोन अचीवमेंट हमारी जो रिसर्च में हुई थी फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे हमारे, कौन, हमारे वैन नील। तो कॉर्नेलियस वैन नील ने किया था अराउंड 1897 से 1985 में एक्टिव थे। तो वैन नील ने जो बहुत अच्छा एकदम माइलस्टोन अचीवमेंट रिसर्च किया, उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो उन्होंने स्टडी किया पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के साथ। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया हमें पता है बच्चे एक बैक्टीरिया है, और हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं इनमें, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। और उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली क्या है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। हाँ जी, लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड लेते हैं, और वो क्या करता है, उससे हम रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये अल्टीमेटली बोल रहा है कि हाँ CO2 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अलावा क्या चाहिए हमको, एक ऐसा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड चाहिए जो खुद ऑक्सीडाइज होकर, इसका खुद क्या हो जाना चाहिए, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसका ये क्या करवा दे, इसका ये रिडक्शन करवा दे या हाइड्रेट करवा दे, इसमें बेसिकली हाइड्रोजन ऐड करवा के क्या बना दे, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट बनवा दे। तो यहाँ पर इसको क्या बनाना होगा, एक कार्बोहाइड्रेट बनाना होगा बच्चे। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन जाए और ऑक्सीजन भी साथ में, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, जो वो कंपाउंड है वो भी साथ में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बेसिकली ऑक्सीजन जो हम अभी तक फोटोसिंथेसिस में पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, कि जरूरी नहीं हर बार ऑक्सीजन हो इस प्रोसीजर में, एक और ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर बहुत तरीके के ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं। उनको बेसिकली क्या करना है, उनको सिर्फ खुद
ऑक्सीडाइज होकर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं इसको क्या करा देना है, इसको हाइड्रेट करा देना है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करा देना है जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन अटैच करा के इससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करवा देना है। तो यहाँ पर इससे कार्बोहाइड्रेट्स बनवा देने हैं और जब इससे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे तो साथ में थोड़ा ये मॉलिक्यूल जो हमने लिया था वो खुद भी थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि इस पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में जब पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे रिसर्च किया था तब उसने ये निकाला। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो उन्होंने ये दी थी इक्वेशन वो अच्छे से मेंशन किए हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूजुअल हम फोटोसिंथेटिक वाला इक्वेशन लेते हैं जहाँ पे हम O2 लेते हैं तो O की जगह हमने A रख दिया है और उसी वजह से यहाँ पर भी 2A रिलीज हो गया है। बट CO2 और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये आखिर किया क्यों। क्योंकि जो हमारा पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है बच्चे उसमें सल्फर होता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पर क्या होता है बच्चे, वहां पर होगा कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हमने CO2 लिया, CO2 तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ H2O H2S ले लिया जाएगा और यहाँ पर दोबारा कार्बोहाइड्रेट ही रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ही रिलीज हुआ बट साथ में सल्फर रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है बच्चे, थोड़ा सा ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज हो रहा है। तो ये वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वजह से हमको इस इक्वेशन का पता चला। अगर हम देखें कि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में तो H2O यूटिलाइज होता है, उसमें ये क्या होता है बच्चे, ये हाइड्रोजन डोनर होता है। तो हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बाद में कार्बोहाइड्रेट में लगे होंगे वो बेसिकली कहाँ चले गए हैं, वो इसने यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं बेसिकली इस CO2 पे। तो ये बेसिकली एक हाइड्रोजन डोनर हुआ। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीडाइज हुआ है किससे, O2 पे। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो O2 को रिलीज नहीं करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का ही हो रहा है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है, CO2 या यूटिलाइज भी हो रहा है, बट वहां पर क्या हो रहा है, O2 रिलीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि H2S अगर यूज किया हमने इंस्टेड ऑफ वाटर तो क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में सल्फर बैक्टीरिया जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस सल्फर होगा ना कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है देन द यूजुअल वन। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सल्फेट डिपेंडिंग बैक्टीरिया हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सल्फर का रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने देखा कि जो O2 है जो इवॉल्व हुआ है बाय द ग्रीन प्लांट्स, तो वो ग्रीन प्लांट्स में ही इवॉल्व होगा, वो H2O से आता है ना कि CO2 से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पे क्या देखी बच्चे, उन्होंने देखा कि अगर हमने यहाँ पर H2O की जगह यहाँ पे यूजुअल क्या होता है इक्वेशन, यहाँ पे H2O होता है, यहाँ पे CO2 होता है, प्लस हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिलीज हुआ। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे रिलीज हो गया और यहाँ पर दोबारा O2 रिलीज हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ये वाला वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है, यही वो वाला ऑक्सीजन है जो एज ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, एज ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, ना कि यहाँ पर जो कि इस CO2 के साथ है। ये वाला ऑक्सीजन जाकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, ये वाला इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही रह जाता है। एक तो हमको ये वाली चीज समझ में आ गई है इस वाले एक्सपेरिमेंट की मदद से, जहां पर अगर हमने H2O की जगह H2S ले लिया तो O2 दैट इज O2 गैस की जगह सल्फेट हमको मिलने लग गया बच्चे। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखा, और एक रेडियो एक्टिविटी वाला भी, जब हमने ऑक्सीजन नॉर्मल वाला लेने की जगह रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लिया था, तो हमको वाटर में अगर हमने ऑक्सीजन, यहाँ पर जो वाटर है यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लिया, तो हमको जो ऑक्सीजन गैस मिला वो भी रेडियो एक्टिव वाला ही मिला। तो यहाँ पर उसी बारे में बात हुई है बच्चे कि ये बाद में भी प्रूव हो गया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाटर में यूटिलाइज होता है उसको बस रिप्लेस कर दिया है कौन से वाले, रेडियो आइसोटोप से, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल वाले ऑक्सीजन से। तो ये बच्चे अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें जो फोटोसिंथेसिस को ओवरऑल रिप्रेजेंट करेगा, तो वो होगा 6CO2 12H2O, फिर लाइट जाएगा। लाइट के साथ साथ हमें पता है बच्चे एक और चीज जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी जाएगा, उससे हमें मिल गया है एक कार्बोहाइड्रेट,
और हमको मिल गया है 6O2। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम इसको करें तो यहाँ पर अगर 6H2O ले लें, 6H2O ले लें, यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे 6H2O ले लें इंस्टेड ऑफ 12H2O, तो यहाँ पर ये वाला जो H2O है वो निकाला भी जा सकता है। तो दोनों इक्वेशंस ठीक है, या तो आप 6CO2 प्लस 12H2O लेकर इस साइड भी 6H2O ले लो, या फिर 12H2O की जगह 6H2O लेकर यहाँ पर कोई भी H2O ना लीजिए। सेम टू सेम बात है, बस केमिकल थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस वगैरह करने वाली चीज है, ठीक है। तो आई होप बच्चे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की अल्टीमेट इक्वेशन जो करेक्ट है बिल्कुल वो ये बनती है। यहाँ पर जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो क्या है बच्चे, ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो रिलीज होगा। और जो O2 है, ये जो O2 है यहाँ पर जो हमको O2 मिला था, एक सेकेंड बच्चे, हमको ये जो O2 मिला है ये कहाँ से आया है, ये आया है इस H2O से, जो H2O ने ब्रेक करके हाइड्रोजन चिपका दिए हैं CO2 पे और O2 को रिलीज कर दिया है O2 गैस की फॉर्म में। हाँ जी बच्चे, ये चीज भी क्लियर है। तो O2 रिलीज हो गया वाटर से एंड दिस वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। हाँ जी ठीक है ये भी। एंड अगर हम बात करें कि दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये पूरा जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में नहीं होता है बच्चे, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मल्टी स्टेप जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसका एक डिस्क्रिप्टिव रिएक्शन है ये, बस पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेप में फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता है। अब जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम आगे इस चैप्टर में चल के एक एक करके देखेंगे। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है उसकी बात करें तो वेयर डज फोटोसिंथेसिस एक्चुअली वर्क। तो प्रीवियस यूनिट से हमने देखा है कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं बच्चे, जो लीव्स में एक बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं और उनमें बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कहाँ पे ये मेसोफिल सेल्स होती हैं, तो अगर ये सरफेस ऑफ लीफ है, एक सेकेंड बच्चे, तो अगर ये वाला सरफेस ऑफ लीफ है तो यहाँ पर बहुत सारी मेसोफिल सेल्स नियर द सरफेस प्रेजेंट होंगी और उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइट का जो एक्सपोजर है वो सरफेस से ही होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो पाए इस वजह से यहाँ पर नियर द सरफेस बहुत ही ज्यादा सारे मेसोफिल सेल्स होंगे। तो मेसोफिल सेल्स वॉल्स के अराउंड खुद को अलाइन करके रखती हैं, किसकी वॉल्स के अराउंड, लीफ की वॉल्स के अराउंड। तो वो वॉल्स के अराउंड अलाइन करके रखते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल सेल्स में वो भी अपने आप को अराउंड द वॉल्स ही अलाइन करके रखते हैं बच्चे। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ताकि उनको बहुत सारा क्वांटिटी में क्या मिल पाए, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट गिर रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, वो उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिल पाए। आई होप बच्चे ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो कि प्लांट के अंदर बहुत सारी मेसोफिल सेल्स होती हैं, उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं अराउंड द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। उन क्लोरोप्लास्ट में अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो होता रहता है। ओके, अब हम देखें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने देखा है जो प्रीवियस क्लासेस में, उसकी बात करें तो वो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट है। ओके बच्चे, तो मेम्ब्रेन्स वगैरह की बात करेंगे कि एक तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होंगी उसमें बहुत सारी, और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेना प्रेजेंट होगा, उसके अलावा स्ट्रोमला लेमेले प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा मैट्रिक्स स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसके फॉर्म में देखें तो बच्चे ये जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, ये एक सिंगल वाला, जो एक सिंगल, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं मैं सिर्फ, ये सिंगल वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। और बहुत सारे जब थाइलाकोइड आपस में स्टैक हो गए, ये सारे थाइलाकोइड ने मिलके ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और आपस में जो ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो इस डंडी जैसे स्ट्रक्चर की मदद से, इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चे स्ट्रोमा लेमेले। तो ये हो गया स्ट्रोमा लेमेले। और जो फ्लूइड फिल होता है इसके अंदर, यहाँ पर ये जो सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है बच्चे, इसका नाम है स्ट्रोमा। जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह फिल होते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स में, वैसे ही यहाँ पर क्या फिल है, यहाँ पे स्ट्रोमा नाम का एक फ्लूइड फिल है।
और उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन भी होते हैं। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रोमा लेमेले की बात होगी, ग्रेना की बात हो गई, स्ट्रोमा की बात हो गई, उसके अलावा राइबोसोम्स की बात हो गई, और यहाँ पर स्टार्च के ग्रैन्यूल की बात हो गई जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है। उसके अलावा लिपिड्स के ड्रॉपलेट की भी बात हो गई। तो बच्चे ये है कंसाइज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम इसकी बात करें कि देर इज अ वेरी क्लियर डिविजन ऑफ लेबर, बहुत ही ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते रहते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे कि हमने देखा ये वाला जो पार्ट है, कहाँ पे गया बच्चे, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है जो हमने ये बैटरी जैसा स्ट्रक्चर देखा, ये जो ग्रेनास देखे बच्चे, यहाँ पर एक अलग प्रोसीजर हो रहा होगा। और जो ये वाला है, ये हमारा स्ट्रोमा था, फ्लूइड, उसमें एक अलग काम हो रहा होगा। वो हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये थैलाकोइड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बहुत अच्छे से। तो आप एक चीज अच्छे से याद रख लो जो आगे भी आपको काम आएगा, कि जो स्ट्रोमा है ये बहुत अच्छे से लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट को यूटिलाइज करके कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस बना देंगे जो कि एनर्जी में बहुत ज्यादा रिच होंगे। अब वो एनर्जी रिच कंपोनेंट्स का यूटिलाइज होगा ये स्ट्रोमा में जो रिएक्शंस होंगे, क्योंकि इन स्ट्रोमा में बहुत सारे अमाउंट में क्या है, एंजाइम्स है। द स्ट्रोमा इज फिल्ड विद एंजाइम्स। तो बिकॉज ये एंजाइम रिच है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जितने भी, वो यहाँ पर होंगे। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा वाले जिन भी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस बोलते हैं बच्चे। और जितने भी ग्रेना के रिएक्शंस हैं इनको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट एब्जॉर्ब करके जो भी रिएक्शन होंगे वो होंगे इन ग्रेना स्ट्रक्चर्स में, थाइलाकोइड वगैरह में। कुछ इस स्ट्रोमा लेमेले में भी होते हैं, उसको हमने लाइट रिएक्शन बोल दिया। और कुछ जो डार्क रिएक्शन, अब जरूरी नहीं कि वो लाइट की प्रेजेंस में ना हो पाए, सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही होंगे, वो बच्चे लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज की जैसे ही लाइट रिएक्शन होगा उसके जो प्रोडक्ट्स बने उनको यूटिलाइज करके जो है डार्क रिएक्शन वो हो पाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। हम इस पैराग्राफ को अब अच्छे से पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर है। हमने देखा कि स्ट्रोमा में अलग रिएक्शन हो रहे हैं, ग्रेना में अलग रिएक्शन हो रहे हैं। हाँ जी, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम से किसकी बात की जा रही है बच्चे, यहाँ पे ग्रेना वाले पार्ट की बात करी जा रही है। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। तो काफी अच्छे से लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा और क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH करवाएगा। अब जिस कंपोनेंट्स की, जिस प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिच केमिकल स्पीशीज हैं जो है ATP एंड NADPH, जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करवाएंगी, यहाँ पर वो बनेंगी। और उसके बाद जब एक्चुअल में फूड बन रहा होगा, दैट इज एक्चुअल में ग्लूकोज बन रहा होगा, उस प्रोसेस में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये अपनी एनर्जी वहां पर ट्रांसफर कर देगी। अब दूसरी बात हम स्ट्रोमा की करें। स्ट्रोमा क्या है, जो फ्लूइड फील्ड है बच्चे हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो तो वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, इस वजह से वहां पर एंजाइमेटिक जितने भी रिएक्शन है वो होते हैं। और वहां पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है, जो अल्टीमेटली क्या बना देगा, स्टार्च बना देगा, क्योंकि स्टार्च की फॉर्म में ही वो स्टोर होते हैं। तो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन से किसकी बात हो रही है, लाइट रिएक्शंस की बात हो रही है बच्चे, जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, वो तो जरूरी है। और ग्रेना जितना भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें होते हैं, वो क्या है, वो डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, डायरेक्टली लाइट ड्राइवन होते हैं, इसलिए उसको हम लाइट रिएक्शंस बोलेंगे। और वो वहां पे क्या है, वहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बच्चे। तो ये सारा भी हम आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे मूव ऑन करते जाएंगे हम सारे रिएक्शंस देखते जाएंगे। और जो लेटर वाले, जो डायरेक्टली लाइट की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनमें डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ऐसा नहीं हो सिर्फ अंधेरे में होंगे, वो विदाउट अंधेरे की, दैट इज लाइट में भी हो सकते हैं, बस उनको लाइट की जरूरत नहीं है। तो वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट जो प्रोडक्ट्स बने थे लाइट रिएक्शन के, दैट इज ATP एंड NADPH, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमको उसको क्या बोल गए, उसको हम डार्क रिएक्शन बोल दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चे वो बाय कन्वेंशन है, सिर्फ उसका एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। वो डार्क रिएक्शन एब्सोल्यूट डार्कनेस में नहीं हो रहे, बस एक जो रिएक्शन थे जो एब्सोल्यूटली लाइट पे डिपेंडेंट थे, उनको हमने लाइट रिएक्शन बोल दिया है, तो दूसरे वाले को हमने डार्क बोल दिया है। यहाँ पर ये लाइट के अंदर भी हो सकते हैं, डार्कनेस की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर दे कैन ऑल्सो अकर विदाउट डार्कनेस,
एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि वो उनको डार्कनेस में नहीं होना चाहिए, तो नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड दैट दे वुड अकर इन डार्कनेस ओनली, तो वो लाइट इंडिपेंडेंट है बेसिकली। इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लाइट पे दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन लाइट। तो यहाँ पर ये हमको क्लियर हो गई बच्चे लाइट एंड डार्क रिएक्शंस की। तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चे फोटो सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, C3 C4 साइकिल्स देखेंगे, जिससे एक्चुअली में क्या होता है हमारे जो ATP and NADPH है वो बनते हैं। उसके बाद हम काफी सारा प्रोसीजर्स देखेंगे जिसकी वजह से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। तो अभी बच्चे हम आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं कि ऐसे ही आपको इफ यू वांट टू, एक सेकेंड बच्चे, हाँ जी बस आ गए हैं, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो अनअकैडमी के जितने भी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस हैं उन पे देयर इज अ 50% का ऑफ। तो अगर आपको नीट यूजी की सब्सक्रिप्शन पे काफी अच्छा 50% का ऑफ चाहिए, जो कि काफी नॉमिनल प्राइस में आपको क्या करवा पाएगा, आपको जो प्लस प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन दिला पाएगा, तो आप जो कोड है मेरा विच इज TAN18 उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड करो कि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं कोड TAN18। उसके अलावा अगर हम जो 50% वाला डिस्काउंट है उसकी बात करें, तो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे जो बैचेस हैं हमारे, काफी ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस से स्टार्ट हो रहे हैं विच इज 4999। उसके अलावा हमारा जो बैच है 11th के लिए भी है, दैट इज 2025 एंड 2026, बोथ जो नीट एस्पिरेंट्स है उनको टारगेट करते हुए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज है एक काफी नॉमिनल प्राइस विच इज 1999, उसके वो भी अवेलेबल है फॉर 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम बचा हुआ पार्ट कर लेंगे फोटोसिंथेसिस का। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली यू विल हैव टू लाइक दिस सेशन एंड मेक श्योर शेयर कर दो विद योर क्लासमेट्स, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो नीट मार्वल्स को। जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी बच्चे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।